Today we will read our chapter Forest Society and Colonialism. In previous lecture we have studied about the effect of colonial period on villagers. People were rewarded for killing tigers, wolves and other large animals because they believed that by killing wild animals they would civilize India. इंडिया को वो बताते थे कि हम सिविलाइज कर रहे हैं आपको. इस तरह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनिमल्स को किल किया. नेक्स्ट हमने देखा जो कॉलोनियलिज्म टाइम पे जो ट्रेड होता था, जो ट्राइबल पीपल थे उनको बंजारास बोला जाता था, तो वो कैसे ट्रेड करते थे, किन किन चीज़ों का ट्रेड करते थे जो कि उनको फॉरेस्ट से मिलते थे. सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लग गई थी आफ्टर फॉरेस्ट लॉ implemented by the British government. Today we will read about rebellion in the forest. In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. जितने भी उन्होंने changes लेके आए जो फॉरेस्ट लॉ में, तो उसके अगेंस्ट इन लोगों ने रिबेल स्टार्ट किया. फॉर एग्जाम्पल सिद्धू एंड कानू इन संथाल परगनाज, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे ये लोग, और ये कुछ एक कम्युनिटीज़ थी, कुछ एक पीपल थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था. नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर. छोटा नागपुर एक प्लेट्यू है जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के एरिया में आता है. तो ये जो प्लेट्यू वाला एरिया था, बिरसा मुंडा यहाँ के जो कम्युनिटी थी एक, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. नेक्स्ट है अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश. ऐसा नहीं है कुछ एक एरिया के ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी ये लोग सप्रेस हो रहे थे वहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया, रिबेल किया. They all rebelled because of the suppression, injustice and atrocities over them. जितने भी अन्याय उन पे हो रहे थे, सप्रेशन हो रहे थे, इनजस्टिस हो रहा था उन लोगों के साथ, ठीक है, जो उनकी कस्टमरी राइट्स थे वो छीन लिए थे उनसे, तो उन सब के अगेंस्ट ये लोग थे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द रिबेलियन वॉज इंटरफेरेंस इन देयर फॉरेस्ट कल्चर एंड लाइफ. फॉरेस्ट और कल्चर में क्या रिलेशन था, बिकॉज उनका जो जितना भी जो कल्चर था, उनकी जो लाइफ थी वो टोटली डिपेंडेंट थी वो फॉरेस्ट के ऊपर. और वो फॉरेस्ट को ऐसा नहीं था कि वो फॉरेस्ट को सिर्फ यूज़ करते थे, वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे फॉरेस्ट की. तो कल्चर था. इंडिया में आज भी आप देखते हो जब भी कोई नई फसल आती है तो उस पर एक डिफरेंट फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का. सच रिबेलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर in 1910. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ बस्तर जो कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू में है. ये सारा छत्तीसगढ़ का एरिया है, इसमें ये आपका बस्तर है. इस एरिया की बात करेंगे तो ये किंगडम ऑफ बस्तर, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का क्या रोल था और यहाँ से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था. Here we will study about the पीपल ऑफ बस्तर. कैसे थे वहाँ का लोगों का जो लाइवलीहुड था वो कैसा था, कैसे लोगों का कल्चर क्या था, वो सब पढ़ेंगे हम. लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड महाराष्ट्र. इसके बॉर्डर जो है वो इन स्टेट्स के साथ टच करते हैं. जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है बस्तर का, प्लेट्यू है ये. प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू होता है टेबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर. आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर अबाउट प्लेट्यू. इस टाइप का ऐसे फ्लैट लैंड होता है, ठीक है. यहाँ से हाइट होगी इस वाले एरिया से, और इसका जो अपर पोर्शन होगा, अपर पार्ट होगा वो फ्लैट होगा. तो एक टेबल टॉप एरिया होता है इसका प्लेट्यू का. तो इसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. सेंट्रल पार्ट इज़ इसका जो प्लेट्यू है छत्तीसगढ़ का. Plain lies in its north and its south lies the गोदावरी प्लेन. छत्तीसगढ़ का मैंने आपको मैप बताया था, उसमें ऊपर वाला जो जितना भी एरिया है प्लेन एरिया है, सेंटर का जो है वो प्लेट्यू है. इसके जो साउथ पार्ट में गोदावरी रिवर बहती है. यहाँ पे एक रिवर है इंद्रावती, और ये इंद्रावती ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की. ट्रिब्यूटरी क्या होती है, मेन रिवर की जो सब रिवर्स होती हैं. दीज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज. रिवर इंद्रावती इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर. फ्लोज अक्रॉस ईस्ट ऑफ वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये मूव करती है. ये आपका गोदावरी है तो ये ऐसे मूव करती है. नेक्स्ट कम्युनिटी सच एज मौर्या गॉन्स, मारिया,
Batras and Halbas like in Bastar share common custom and beliefs। और इन सब की अलग अलग कम्युनिटी होते हुए भी इनके जो कस्टम्स एंड बिलीव्स थे वो सेम थे। रीड फर्दर, वर्शिप अर्थ, दे वर्शिप अर्थ, वो अर्थ की पूजा करते थे। बिकॉज विलेज वॉज गिवन इज लैंड बाय अर्थ, क्योंकि वो लोग मानते थे कि जो लैंड है वो अर्थ ने दी है। लुक्स आफ्टर, और ये जो लैंड है बहुत प्रीशियस है इनके लिए। दे लुक आफ्टर अर्थ बाय मेकिंग ऑफरिंग्स एट ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। दे कंसीडर नेचर एज देयर गॉड, वो गॉड की तरह वर्शिप करते थे अर्थ की। नेक्स्ट, शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द रिवर्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। ऐसा नहीं था सिर्फ लैंड की ये पूजा करते थे। दे वर्शिप स्पिरिट्स ऑफ रिवर्स, वो रिवर को एक स्पिरिट की तरह मानते थे। फॉरेस्ट, माउंटेन्स, तो ये सारी चीज़ें जो थी इनके लिए गॉड की तरह थी। ईच विलेज यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज इन द बाउंड्री, और ऐसा नहीं था हर एक जो कम्युनिटी है उनका एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे वो रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। ये एरिया को वो प्रोटेक्ट भी करेंगे। इन केस दे use the resources from other boundary, they pay a small fee called devsari, दंड और मान इन एक्सचेंज। किसी दूसरी कम्युनिटी के अगर फॉरेस्ट से रिसोर्सेज अगर वो यूज़ कर रहे हैं, देन दे यूज टू पे स्मॉल फी, लाइक उसको देवसारी बोलते थे, दंड बोलते थे, मान बोलते थे। एंगेजिंग वॉचमैन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, अब जो उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता था उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक वॉचमैन अपॉइंट किया जाता था। एनुअल हंट वेयर द हेडमैन ऑफ विलेज इन परगना क्लस्टर ऑफ विलेज, एक मुखिया जो क्लस्टर ऑफ विलेज, परगना बोलते हैं क्लस्टर ऑफ विलेज को, तो वो एक मीटिंग अपॉइंट करता था एनुअल बेसिस पे। मीट एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ कंसर्न इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से रिलेटेड ही वो लोग मीटिंग करते थे। फेयर ऑफ पीपल इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे कि क्या जो रिबेलियन था उसको कैसे सप्रेस किया लोगों। प्रीवियसली जो हमने नाम पढ़े थे, बिरसा मुंडा, सिद्धू एंड कान्हू, अल्लूरी सीताराम, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अब बस्तर रिबेलियन हुआ, उसको सप्रेस कैसे किया, किसने किया सप्रेस? ब्रिटिश सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबेलियन। ट्रूप्स मीन्स एक आर्मी जो सेना होती है, तो ब्रिटिश ने अपनी सेना भेजी उनको सप्रेस करने के लिए। जो उन्होंने रेलवे का एक्सपेंशन किया था, तो इन चीज़ों को ही बढ़ाने के लिए उन्होंने किया था ताकि वो फ्रीक्वेंटली मूव कर सकते। ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। ब्रिटिश ने उनके आसपास के एरिया को घेर लिया, जो सराउंडेड एरिया था उसको कवर किया, एंड दे फायर्ड अपॉन देम, पनिशिंग ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड इन रिबेलियन। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस रिबेलियन में उन सबको पनिश किया इन्होंने। मोस्ट विलेजेस वर डिजर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल, और लोग जो थे वो जंगल की तरफ मूव करते हैं, भाग जाते हैं। विद इन 3 months February to May द ब्रिटिश रीगेन कंट्रोल। 3 महीने लग जाते हैं ब्रिटिशर्स को उनको कंट्रोल करने के लिए। February to May कैसे वो कंट्रोल करते हैं? वॉज अ रिबेलियन अ फेलियर, अल्टीमेटली क्या हुआ होगा कि रिबेलियन जो था वो फेल हो गया था। नाउ रिबेलियन वॉज अ विक्ट्री फॉर द रिबेल। अब ये जो रिबेल हुआ था वो एक विक्ट्री थी इन रिबेल्स के लिए। कैसे? इसमें कौन जीता था, जो रिबेल्स थे या फिर ब्रिटिशर्स थे? यहाँ पे रिबेल्स ने अपनी इसको विक्ट्री माना। क्यों माना था? बिकॉज ब्रिटिश डिड नॉट मैनेज टू कैप्चर गुंडाधर जो उनका मेन जो लीडर था, मेन जो उनका राजा था, तो उसको नहीं पकड़ पाए थे ये। बाकियों को तो उन्होंने पकड़ लिया, पनिश किया, इसको जो मेन लीडर था उसको कैप्चर नहीं कर पाए थे ब्रिटिशर्स। इसलिए उन्होंने माना कि हम हारे नहीं है। कुछ लोगों को जिनको उन्होंने पकड़ा उनको पनिश किया, बट फाइनली उन्होंने उसको एज अ विक्ट्री माना बिकॉज उन्होंने गुंडाधर को नहीं पकड़ा था। द रिजर्वेशन वॉज टेम्परेरीली सस्पेंडेड एंड द एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान्ड बिफोर 1910 में। जो फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग 2/3 एरिया जो था वो रिजर्व होना था। अब ये जो लॉ था उसको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, इस रिबेलियन के आफ्टर उनको मानना पड़ा ब्रिटिशर्स को, और उनको उसको सस्पेंड करना पड़ा था। अब ये जो इनका रिजर्वेशन एरिया 2/3 का था वो अब रिड्यूस हो गया था टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान। 2/3 का भी दैट वाज हाफ ऑफ
2/3 का भी ये हाफ एरिया था। तो बहुत इसको एज अ विक्ट्री इन्होंने कंसीव किया, जो कि 1901 में एक प्रपोजल था। नाउ वो जो प्रपोजल था उसको उन्होंने रिड्यूस किया इस रिबेलियन के आफ्टर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ऑन सप्रेशन ऑफ द बस्तर रिबेलियन। Struggle of the people of Bastar does not end there. The practice of keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued after independence also. बस्तर का जो एरिया था, इनका जो स्ट्रगल था, ऐसा नहीं था अब ख़त्म हो चुका था। उन्होंने एक इस प्रपोजल को, कुछ एक एरिया जो था जो ये रिज़र्व करने वाले थे उसको कम किया था। तो पूरी तरह से उनका जो स्ट्रगल था वो कंप्लीट नहीं होता, एक हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी इसमें। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़ किया फॉरेस्ट को, तो वो चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई थी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन 1970s प्रपोजल ऑफ वर्ल्ड बैंक, अब 1970s में वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक प्रपोजल आता था। व्हाट वाज दैट? वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, अगर हम उससे पैसा अगर लेते हैं तो वो कुछ डिमांड रखेगा हमसे। तो उस डिमांड में क्या रखा गया था 1970s की डिमांड में? उन्होंने बोला कि 1600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस बाय ट्रॉपिकल पाइन। ट्रॉपिकल पाइन जो थे, ट्रॉपिकल पाइन उनको पेपर के लिए कुछ एक लिक्विड जो मटेरियल प्रोवाइड करती है जिससे पेपर बनता है। तो जो साल फॉरेस्ट जो बस्तर में थे तो उसको कन्वर्ट करने को बोला कि साल फॉरेस्ट को कट करके ट्रॉपिकल पाइन ट्रीज लगाओ टू ऑब्टेन पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री। था बस्तर में मोस्टली जो ट्रीज थे वो साल थे एंड दे वांटेड टू चेंज इट इनटू ट्रॉपिकल पाइन। अब इससे क्या हो रहा था, इकोसिस्टम जो था वहाँ का बिल्कुल चेंज हो जाता, क्योंकि एक पेड़ को बड़े होने में टाइम भी लगता है। तो इकोसिस्टम जो चेंज होना था, इन चीज़ों को देखते हुए जो एनवायरमेंटलिस्ट थे दे प्रोटेस्टेड, जो लोकल एनवायरमेंटलिस्ट थे, एंड द प्रोजेक्ट वाज स्टॉप, और इनका जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया था। सिमिलर स्टोरी ऑफ स्ट्रगल कैन बी सीन इन इंडोनेशिया ऑल्सो। अब एक अनदर स्टोरी हम इंडोनेशिया की भी पढ़ेंगे, जैसे हमने बस्तर की पढ़ी। इंडोनेशिया इज़ बेसिकली एन आइलैंड। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंडोनेशियन फॉरेस्ट इन जावा। जावा जो कि इंडोनेशिया में है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या चेंजेस हुए थे। वहाँ पे भी कॉलोनियल रूल था, ऐसा नहीं था सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कॉलोनाइजर्स थे। और यहाँ पे जो डच थे, बेसिकली यहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स थे वो डच थे। डच बिलोंग्स टू नीदरलैंड, बेल्जियम। तो ये इन्होंने कॉलोनी बनाया था जावा को, और यहाँ पे भी दोनों की जगह जो थी कंडीशन सेम थी। ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, जस्ट द फिगर एंड फैक्ट चेंजेस। हिस्ट्री सब की हर जगह सेम ही थी। टुडे जावा इज़ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। जावा फेमस है राइस प्रोड्यूसिंग एरिया में आज की डेट में, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट। यहाँ पे भी फॉरेस्ट एरिया होता था बिफोर कॉलोनाइजर्स। जो यहाँ पे जो पावर थी, डच पावर, दे स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा। उन्होंने भी यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट की, फॉरेस्ट लॉज बनाए, और ये भी क्या चाहते थे, दे वांटेड टिम्बर टू बिल्ड शिप। एंड जो पीपल ऑफ जो जावा थे वो भी सेम थे एज लाइक बस्तर। दे वर ट्राइबल पीपल सेम एज जावा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। दोनों जगह जो फिनोमेना था बिल्कुल सेम था, ठीक है। जो चीज़ें बस्तर में हुई वही जावा में हुई थी। तो यहाँ पे हमने दोनों पर्सपेक्टिव से देखा, जो ब्रिटिशर्स थे चाहे वो डच थे, उन्होंने कैसे रूल किया, उन्होंने कैसे नई पावर लेके आए, कैसे उन्होंने लोगों को सप्रेस किया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।